नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और आपको जैसा कि पता है कि इस समय यूपीपीएससी आरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस यूट्यूब चैनल पर। तो जाइए, देखिए, उसका लाभ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो पूछा गया कि किसके द्वारा की जाती है, तो सही उत्तर होगा ए, यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ध्यान देना, मैं क्या क्या बात बोलने जा रहा हूँ, हर पॉइंट पर ध्यान देना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद होगा 101 मिनट जाइए 148(1), ठीक है। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ठीक है। जो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है दोस्तों, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। जबकि राज्य सरकार के जो ये लेखा परीक्षण होते हैं वो अपना रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के सीएजी यानी नियंत्रक, इसको सीएजी बोलते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं कैग। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, तो क्या कार्य करते हैं, सही उत्तर होगा बी, यानी कि लोक वित्त संरक्षक के रूप में एक कार्य करते हैं, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इनके बारे में क्या कहा है, ये चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये लोक वित्त संरक्षक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और ये भी अभी हम लोगों ने बात किया कि इनको कौन नियुक्त करता है, तो वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 148(1) के तहत, ठीक है। आगे बात करें अगले सवाल पर। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सही उत्तर होगा सी, यानी कि संसद की होती है। अगर बात करें तो संविधान का अनुच्छेद जो 151(1) है, उसके तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है, ठीक है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। तो ये कभी कंफ्यूज मत होना कि अगर राष्ट्रपति मतलब उनको नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति उनको रिमूव कर सकता है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो संसद उसको हटा सकता है, राष्ट्रपति नहीं। ये चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 151(1), ये मालूम होना चाहिए आपको। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ये चीज ध्यान देना, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तो सही उत्तर होगा सी, यानी कि महान्यायवादी को, ठीक है। तो ध्यान देना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब क्यों करता है उसके बारे में मालूम हो चुका है, अभी हम लोगों ने बात किया कि भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो जो क्वालिफिकेशन होती है उनमें भी ये चीज़ होनी चाहिए। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद धारण करता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो चाहे तो इसको रिमूव कर सकता है। अब बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। इसमें कहा जा रहा है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट में वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। और तीसरा है कि, एक मिनट चाहिए, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथा है कि वह संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। अब देखो, ध्यान देना, इसमें क्या क्या सवाल में पूछा क्या गया है। इसमें पूछा यह गया है कि, एक मिनट जो, कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में कौन सा कथन सही है, ये बात किया जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा जो है, एक मिनट जो, 1 मिनट, उत्तर ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि
पॉइंट नंबर 1 सही है, पॉइंट नंबर 2 सही है, यानी कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। बाकी पॉइंट नंबर 3 और 4 पॉइंट नंबर गलत है। अब ध्यान से सुनना मेरा हर एक बात। मानवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये चीज़ सही है। मानवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक होती है। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह सदन में बैठकों में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। यह जो बात है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 88 में है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। बहुत ही विस्तार तरीके से बात हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, एंग्लो भारतीय, एंग्लो इंडियन। लेकिन ध्यान देना कि अब ये इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि इस चीज़ को अब हटा दिया गया है। अब इस चीज़ के बारे में ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। कौन से अनुच्छेद के तहत? 331 के पास राष्ट्रपति के पास थी, तो इन सब पर गौर करने वाली बात है। ठीक है, लेकिन अब आगे का वाला पॉइंट में ध्यान सुनना। राष्ट्रपति इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता था, लेकिन क्या होता है कि 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तो किया गया। जैसे क्या हुआ था कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, इसमें यह हुआ था कि जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन रहेगा उसको फिर 10 साल फिलहाल बढ़ा दिया गया था। लेकिन इसी संविधान संशोधन के तहत जो एंग्लो भारतीय का जो एक सीट रिजर्व रहता था, उस चीज़ को रिमूव कर दिया गया। यानी कि सिर्फ एक ही काम हुआ था इसमें कि एंग्लो भारतीय जो उनका सीट हुआ करता था, उस चीज़ को रिमूव कर दिया गया था। लेकिन अगर बात करें रिजर्वेशन अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, तो वो 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था। ये इस चीज़ को नहीं रिमूव किया गया था। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों चीज़ 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में ही आते हैं। इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए। और कौन से अनुच्छेद में संशोधन हुआ था? 334 में। इसी के तहत ये सब चीज़ें में संशोधन हुआ और एंग्लो सीट को रिमूव कर दिया गया और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों का रिजर्वेशन 10 साल और बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे बात करें। इसमें है लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है? सही उत्तर होगा सी, यानी कि 550। ठीक है, और 550 क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि 2 सीट एंग्लो भारतीयों का रिमूव कर दिया गया, तो पहले 552 था, 550 ही है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहां पर देखिए आपके सामने 2 पॉइंट है। पहला एक कथन ए है, इसमें बात किया जा रहा है कि इस सवाल में बात किया जा रहा है कि राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती, और इसका कारण दिया हुआ है, यानी कि आर में। इसमें बात किया जा रहा है इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान था। तो इसका उत्तर पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों पॉइंट सही है तथा आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अब हम बात करें नेक्स्ट सवाल के बारे में। इसमें है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मावलंकर जी। ठीक है, तो कभी भी अगर ये भी पूछा जा सकता है कि पहली लोकसभा गठन के पश्चात सबसे पहला बैठक कब हुआ था, तो आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहला बैठक हुआ था 13 मई 1952 को। ठीक है, और 13 मई को जब इसका प्रथम बैठक होता है तो 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? ठीक है,